हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स स्टडी। आज हम लोग एक सेशन शुरू कर रहे हैं जियोमेट्री का। और यह जियोमेट्री, पहले मैं आपको बता दूं कि यह जियोमेट्री किसके लिए इंपॉर्टेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं और क्या इसका इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्या इससे और एडवांटेज हैं। इन सब का अगर हम हमारे दिमाग में फिगर रन करेगा तो जाहिर सी बात है हम बेहतर कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो यह जियोमेट्री आपकी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, बैंक, रेलवे, सीसैट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। ज्योमेट्री से क्वेश्चन की कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें पूछा ना जाए। तो ज्योमेट्री का पढ़ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा लेने के लिए ज्योमेट्री का आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इस सेशन में हम लोग एकदम बेसिक से, जिसने कभी भी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है वह भी आराम से सीख सकता है, बशर्ते उसके पास कॉपी और कलम होनी चाहिए। दो कलम रखिए, कभी फिगर अगर खुद ही बनाना हुआ तो फिगर आप दो कलम से बना सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे फिगर्स हम लोग दो कलम से के माध्यम से बनाएंगे, यानी कि दो कलम दो लाइन का काम करेंगे। तो उसमें एकदम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सीखेंगे। ऐसा नहीं कि सीखेंगे कि बहुत बड़ी पहाड़ है या ऐसा आ नहीं सकता या हम ज्योमेट्री सीख नहीं सकते। ज्योमेट्री में कोई ऐसा बम नहीं बनाने वाला काम है, बहुत आराम से इसको सीख सकते हैं। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिसने कभी भी नहीं सीखा है वह भी सीख सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। जियोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि धरती के टुकड़े का मेजरमेंट करने की जो मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल पद्धति थी, उसी को बोला गया ज्योमेट्री। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया? आपने देखा होगा कि जो पुरानी सभ्यताओं में कागज का प्रचलन था नहीं, उस समय धरती पर ही लोग फिगर बनाते थे और धरती को ही मापने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म का यूज करते थे। तो अगर धरती के फिगर को एनालिसिस करने के लिए मैथमेटिकल टर्म को यूज करते थे, तो जाहिर सी बात है उसी टर्म को हम यहां पर यूज करेंगे। अच्छा, आपने एक वर्ड और यूज किया कि फिगर। फिगर का मतलब चित्र, यानी कि आपने कहा कि चित्रों का अध्ययन आप कर रहे हैं इसमें। तो ज्योमेट्री यही कहती है कि इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब होता है रेखा चित्र। रेखाओं पर आधारित जितने भी चित्र हैं उनका हम मैथमेटिकल टर्म में एनालिसिस करते हैं, उसी को बोलते हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री का कहां से स्टार्ट करें? तो भैया ज्योमेट्री जैसे ही हमने एक अपनी कलम को कॉपी पर रखा वैसे ही एक फिगर बन गया। और सर आप ही ने कहा अभी कि चित्रों का अध्ययन है, फिगर्स का एनालिसिस है, फिगर की स्टडी है। तो पहला फिगर क्या तैयार हो गया? आपका पॉइंट। जैसे ही हमने ऐसे रखा, एक हमारा पॉइंट तैयार हुआ। अब पॉइंट क्या है उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहां से ही शुरू होता है, पहला पावदान है ज्योमेट्री का, पॉइंट। तो पॉइंट से शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। पॉइंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ना तो ब्रेथ है, ना ही लेंथ है, ना ही हाइट है दोस्त। इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है। कहेंगे अरे ये कौन सा फिगर है? कहें भैया ये तो यूनिक फिगर है, ये पहला फिगर है तो यूनिक रहेगा ही। तो यह यूनिक फिगर है। यूनिक फिगर है। अच्छा, यूनिक फिगर का मतलब क्या? कहेंगे यह एक सर्टेन लोकेशन रखता है। क्या रख रहा है? सर्टेन लोकेशन। आपने कहीं पर अगर पॉइंट से मार्क कर दिया तो आप कहेंगे कि इसका मेजरमेंट करके बताइए। कहेंगे या इसमें ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तो मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन है। जब भी आपसे कभी पॉइंट की बात किया जाएगा कि भाई इस पॉइंट पे जाइए, यानी कि वह एग्जैक्ट लोकेशन पे जाइए। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगा कि जीरोस कहां बन रहे हैं, इंटरसेक्शन लाइन कहां बन रही है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। उसको बाद में हम सीखेंगे।
लेकिन पॉइंट का इंपॉर्टेंस तो यहां भी पता चल जा रहा है। यूनिक फिगर है, सर्टेन लोकेशन है, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं कि यह डायमेंशनलेस फिगर है, डायमेंशनलेस फिगर। कौन सा फिगर है? एक डायमेंशनलेस फिगर, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन दोस्त ये बहुत कारनामा कर सकता है। अगर ये पॉइंट को आपने यहां पर ड्रा किया, चलिए यहां पर हमने ड्रा कर दिया, अब यहां से हमने क्या किया कि यहां से लाइन गुजारनी है दोस्त, हमको लाइन गुजारनी है। तो मैं कितनी लाइन ड्रा कर सकता हूं यहां से? आप कहेंगे यहां से पास कराइए, कितनी भी लाइन इधर से पास करा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी इनफाइनाइट लाइन यहां से पास कराइए इस पॉइंट से। आप देखेंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट यहां से, इनफाइनाइट लाइन यहां से पास हो रहे हैं। ये पॉइंट एक नाम दिया जाएगा इसका, एक कौन सा पॉइंट होगा? इसको बोलेंगे कॉन्कुरेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कॉन्कुरेंट पॉइंट, कॉन्कुरेंट पॉइंट। अब केवल हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको भी हम देखेंगे कॉन्कुरेंट पॉइंट। अगर ये लाइन की हम बात करें तो कौन सी लाइन होगी? तो आप कहेंगे कॉन्कुरेंट लाइन हो जाएगी, कॉन्कुरेंट लाइन हो जाएगी। अब हमने कहा कि दोस्त अभी तो एक फिगर था, अब हमने दो फिगर ले लिया, दो चित्र ले लिया। किसका? पॉइंट का, क्योंकि पॉइंट पे बात हो रही है। दो पॉइंट हमने ले लिया इस तरह से। आप ये बताइए कि अगर मैं इसमें इनको मिलाऊं तो एक सीधी रेखा का निर्माण होगा, एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होगा। आप कहेंगे हाँ, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड होगी। अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड हुई तो आप ये बताइए इस लाइन को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे भैया लाइन सिगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट। आप कहेंगे व्हाट इज द लाइन सिगमेंट? तो आप कहेंगे ए पार्ट ऑफ लाइन। कहेंगे अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लाइन क्या होगी? कहेंगे लाइन का कभी मेजरमेंट किया ही नहीं जा सकता। कहेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया, लाइन का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता? कहेंगे अभी थोड़ी देर बाद हम पॉइंट के बाद लाइन पे आते हैं तो उसमें देख लेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लाइन सेगमेंट को देखते हैं। लाइन सेगमेंट का ऑलवेज मेजरमेंट किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है? चलिए अभी तक हमने दो पॉइंट लिया था, अगर हमने कुछ ज्यादा पॉइंट ले लिए, दो से ज्यादा, मोर देन 2 पॉइंट्स, चलिए इस तरह से, और वो सभी एक स्ट्रेट लाइन में है और एक दूसरे को मिलाते हुए आगे हमने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। चलिए अब ये क्या हो गया? अब इनको एक कॉमन लाइन पे है, एक कॉमन लाइन पे सारे पॉइंट हैं, तो ये कहे जाएंगे कोलिनियर पॉइंट। देखिए यहां पर पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर, वह तभी कोलिनियर कहे जाएंगे इफ दे लाई ऑन ए कॉमन लाइन। एक कॉमन लाइन पर अगर वो लाई कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। बात क्लियर है? चलिए अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज और रन कर रहा होगा कि सर आपने एक बार तो लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में इनको ड्रा कर दिया, अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं इस तरह से, कहेंगे ये भी पॉइंट बने हैं, तो कहेंगे यह कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? को मतलब होता है साथ में, साथ। लीनियर का मतलब होता है लाइन यानी रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं संरेखीय, संरेखीय, रेखीय बिंदु। क्या बोलेंगे? संरेखीय बिंदु। साथ में जो बिंदु लगे हुए हैं उनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। अच्छा ये तो साथ में नहीं लगे हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ऐसे पॉइंट जो एक रेखा में नहीं हो तो उसको नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट। चलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट, पॉइंट की प्रॉपर्टी पता चली? कहेंगे हाँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लाइन पे। आपने सीखा अभी कि लाइन का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता दोस्त। हाँ जरूर नहीं किया जा सकता, लेकिन कैसे? आइए इसको भी सीख लेते हैं। आपने कहा सर कि ऐसे ऐसे आप पॉइंट ड्रा कर रहे हैं तो कोई कोलिनियर पॉइंट, हमने कहा ड्रा कर दो बाबू।
एकदम सीधे से पॉइंट ड्रा कीजिए, ड्रा कर दिया आपने। यहां से कंप्रेशन लगाइए और यहां से प्रेशर बनाइए, इधर से भी प्रेशर बनाइए और इनको प्रेस करके एकदम सटा दीजिए। तो कुछ ऐसे एक दूसरे से सटते नजर आएंगे, एक लाइन एक सीधी रेखा में। कहेंगे हाँ ये तो सट जाएंगे, तो एक सीधी रेखा का निर्माण होगा, एक लाइन का निर्माण होगा। अच्छा ये पॉइंट कहां तक जा रहे हैं? आप कहेंगे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ये पॉइंट कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इनका कोई भी अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक। तो यह लाइन भी इनफाइनाइट तक जाएगी दोस्त? कहेंगे हाँ ये लाइन भी इनफाइनाइट तक जाएगी। यानी कि अगर मैं एक लाइन में कहूं इनफाइनाइट पॉइंट एक लाइन में ड्रा हो, इनके बीच का डिस्टेंस खत्म कर दिया जाए तो वह एक लाइन का निर्माण करते हैं, एक लाइन फॉर्म्ड करते हैं। लाइन कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। कौन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? राइट वर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, दोनों डायरेक्शन में। आइए ऊपर डिफिनेशन देख लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कनेक्टेड हैविंग ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बिटवीन देम ए लाइन, अगर उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है तो वह एक लाइन फॉर्म करेंगे। लाइन इज ए वन डायमेंशन फिगर। वाह कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी। अभी तक तो हमने पढ़ा पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस फिगर, बट लाइन इज ए वन डायमेंशन फिगर। चलिए अब कहता है इट इज एंडलेस, मींस एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रही है। इट डज नॉट हैव एनी पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन कॉल्ड ए लाइन। दोनों डायरेक्शन में एकदम इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसी को हम बोलेंगे लाइन। क्या लाइन आप माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं? कहेंगे नो सर, नो मेजरमेंट। क्या लाइन का मेजरमेंट होगा? आप कहेंगे सर एकदम मेजरमेंट नहीं हो सकता, इसका मेजरमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि यह इनफाइनाइट तक जा रही है। कहेंगे अब बताओ दोस्त कि लाइन सेगमेंट, अगर मैं इस लाइन को ऐसे आपने ड्रा किया इस तरह से, इसको डिनोट कैसे करूंगा? अच्छा एक पॉइंट और छूटा था, इसको पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं? पॉइंट डिनोट कैसे करेंगे? दूसरे कलर से हम लिख देते हैं, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल ए से करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल ए से करते हैं। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो आप कहेंगे यह ए है और ये बी, और ए बी के ऊपर हम इस लाइन का फिगर ड्रा कर देंगे। इस तरह से लाइन हम डिनोट करते हैं। कहेंगे इसका मेजरमेंट होगा नहीं, तो कैसे हम लाइन को ड्रा करेंगे और कैसे मेजरमेंट करेंगे? आप कहेंगे कि बाबू यहां लाइन सेगमेंट का होगा, इस लाइन के एक पार्ट को काटिए। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको आप कहेंगे ए पार्ट ऑफ लाइन। क्या होगा? ए पार्ट ऑफ लाइन, वी कॉल द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। बस पॉइंट क्लियर है। चलिए अब लाइन सेगमेंट का तो मेजरमेंट कर सकते हैं, अब बात आती है कि लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यह भी तो देखने वाली बात है। तो लाइन हम पढ़ रहे हैं तो लाइन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो लाइनें हैं, दो लाइन, अब दो पेन अगर आपके पास होगी तो आप सामने रखिए और उसको मेजरमेंट करना शुरू कीजिए। चलिए पहली प्रॉपर्टी, दोनों लाइन को पैरेलल रख दीजिए। पैरेलल रख दिया आपने, चलिए इस तरह से पैरेलल रख दीजिए। अब पैरेलल का क्या मतलब होता है? कहेंगे ऐसा दो लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस h ऑलवेज कांस्टेंट हो। क्या हो? ऑलवेज कांस्टेंट हो। ऑलवेज अगर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है यह इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी परपेंडिकुलर उसके होगी। क्या यह एक दूसरे से मिलेंगी? कहेंगे एकदम नहीं मिलेगी। जस्ट लाइक इंडियन रेलवे की पटरी है, कभी मिलेंगी नहीं, साथ साथ चलेंगी। ये साथ साथ
चल रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं दोस्त। पहली कंडीशन तो ये हो गई, दो लाइनें अगर हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, कुछ इस प्रकार से एक लाइन यह है और दूसरा यह एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगी, कुछ इस प्रकार से करेगी, तो ये पॉइंट यहां पर बनेगा। ये पॉइंट एक मिलेगा जहां पर यह एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है। बाइसेक्टिंग पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब दो चीज तो आपने समझ लिया, अब तीसरा कौन सा है, हिसाब किताब बनाए भाई। दो लाइन अगर हमारे पास है तो कहेंगे एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रख दीजिए, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रखिए और ऐसे रखिए कि यह दूसरा पता ना चले। तो आप कहेंगे वाह, तीसरी कंडीशन कोई बनेगी, कहेंगे बाबू तीसरी कंडीशन बनेगी ही नहीं। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो एकदम इसमें देखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट वहां पर सबसे ज्यादा प्रूव्ड हो करवाएगा आपको कि आप ये बताइए क्या पहले वाले फिगर में कोई पॉइंट एक दूसरे को टच हुआ। आप कहेंगे नो टच हुआ, कोई टचिंग नहीं है। अगर कोई टचिंग नहीं है तो भाई प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। तो यानी कि दोस्त इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक सेकंड, कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब दोस्ती ही नहीं होगी तो फिर आगे का काम होगा नहीं। इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक, केवल एक, क्योंकि एक ही पॉइंट टच कर रहा है। अच्छा इसमें कितना होगा, कहेंगे यह इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर है। चलिए अगर ये तीनों चीजें आपके समझ में आ गई तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी देख लीजिए, यह आपने देख लिया कंकुरेंट पॉइंट, यहां कंकुरेंट पॉइंट है, ये कंकुरेंट लाइन है, ये जो लाइन है आपकी कंकुरेंट लाइन है। पैरेलल यहां पर जस्ट आपने देख लिया, एनालिसिस कर लिया, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइनें वे लाइनें होती है जिनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, वह कभी भी चेंज नहीं होगा और वे लाइनें एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। चलिए अब कहता है परपेंडिकुलर, व्हाट इज मींस ऑफ परपेंडिकुलर। कहेंगे भाई परपेंडिकुलर ऐसी लाइन होती है जो सामने बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वी कॉल द परपेंडिकुलर। ऊपर से एक लाइन ड्रा कीजिए, यहां पर 90 एंगल बनाएगी। जस्ट ये पी ए और बी इज अ परपेंडिकुलर अपॉन पी क्यू। तो कहेंगे ए बी इज अ परपेंडिकुलर अपॉन पी क्यू। लिखते कैसे हैं, तो कहेंगे ए बी इज अ परपेंडिकुलर का साइन बना दीजिए अपॉन पी क्यू। ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी क्यू के ऊपर का परपेंडिकुलर है। बस काम खत्म इसका। अब देखिए अगर तीसरी लाइन आ जाए तब मामला दूसरा कुछ बनेगा, तब कुछ ट्रांसवर्स लाइन के टर्म में आएगा। तो यह तीसरी लाइन को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लाइन। कौन सी लाइन, ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन ऐसी लाइन होती है जैसे दो लाइनों को अगर तीसरी लाइन कोई इंटरसेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। बात समझ में आई। कहेंगे ट्रांसवर्स लाइन ऑफ टू डिफरेंट लाइंस ऑफ ए पॉइंट, दो पॉइंटों को यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी दो लाइनों को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लाइन। अभी हम देखेंगे, उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी आपने देख लिया, किसी प्लेन को अगर दो प्लेन को लीजिए, कागज के टुकड़े को लीजिए, एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन एक दूसरे इसको इंटरसेक्ट करेगी, एक लाइन इसको टच करके इंटरसेक्ट करेगी। यहां पर पैरेलल लाइन का आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आता है किरण, रे। व्हाट इज मींस ऑफ रे। रोज देखते हैं भाई सूर्य भगवान उदय होते हैं तो आपके पास रे आती है। जाहिर सी बात है अंधेरा हो गया तो भी रोशनी की जरूरत पड़ रही है, आप टार्च जलाते हैं। मान लीजिए आपने टार्च लिया
और टार्च को जलाया जब, तो यहां से रे निकलती है। एकदम बेसिक से समझिए, टार्च जलाइए, देख लीजिए रे निकलेगी इस प्रकार से। अब रे निकली तो आप ये दोस्त बताइए, क्या रे का एक इनिशियल पॉइंट है? कहेंगे हाँ सर, ये तो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, क्या इसका एंड पॉइंट है? कहेंगे इसका सर एंड पॉइंट तो है ही नहीं, ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन का एक पार्ट जो इनिशियल तो है लेकिन एक एक पॉइंट इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक पॉइंट इनिशियल है और एक इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसको बोलेंगे रे। रे क्या होती है? एक पॉइंट एंड हो, देखिए ए रे स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट हो, एक एंड पॉइंट हो, और कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली टू अदर डायरेक्शन। एक जो दूसरा वाला डायरेक्शन है यह इनफाइनाइट तक जा रहा हो। क्या सूर्य की रोशनी को आप बता सकते हैं कि कहां तक जाएगी? आप कहेंगे नहीं सर, लेकिन यह तो मैं सर्टेन बता सकता हूं कि सूर्य की रोशनी आ कहां से रही है। कहेंगे सूर्य की रोशनी सूर्य से आ रही है, जो किरण आ रही है। अच्छा, टार्च आप जलाइए तो टार्च की रोशनी कहां से शुरू होगी? जहां बल्ब जलेगा। कहां तक जाएगी यह तो आप बता ही नहीं सकते हैं, तो यह इनफाइनाइट तक जा रही। बात क्लियर है? चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है दोस्त, तो अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, एकदम बढ़िया से समझते हैं। यहां देख रहे हैं सन है, यहां से सूर्य की किरण निकली और इनफाइनाइट तक जा रही। अब आता है भाई लाइन सेगमेंट। व्हाट इज मींस ऑफ लाइन सेगमेंट? यहां देखिए रेखाखंड। रेखाखंड आपने पढ़ भी लिया, ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का ऐसा पार्ट जो सर्टेन हो। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए बी के ऊपर इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे, लेकिन तीर नहीं बनाएंगे। तीर बनाने का मतलब होता है लाइन। यह लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी, इसको कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन इज ए टू डायमेंशन फिगर। टू डायमेंशन फिगर, टू डायमेंशन फिगर। व्हाट इज मींस ऑफ टू डायमेंशन फिगर? तो आपके पास कॉपी होगी, थोड़ा सा उसका हाथ फेरिएगा उस पे। आप ये बताइए, क्या उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? कहेंगे हाँ सर, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। कहेंगे हाँ सर, लेंथ इंटू ब्रीथ मिलेगा, और इसी से एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। किसी का भी एरिया फाइंड आउट करने हो, चाहे आप किताब के ऊपर के सरफेस का भी एरिया फाइंड आउट करिए, या किसी जमीन के लैंड के पार्ट को अगर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका एरिया, तो भी लेंथ इंटू ब्रीथ करना पड़ेगा आपको। तो पॉइंट, ये प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, टू डायमेंशन सरफेस होती है, जिसमें एक लेंथ होगी और एक ब्रीथ होगा। हम कहेंगे कि वह प्लेन है। क्या उसमें हाइट होगी? नो हाइट, क्योंकि टू डायमेंशन फिगर है। अगर हाइट हो गई तो थ्री डायमेंशन फिगर हो जाएगा, इसलिए उसमें हाइट नहीं होती है, उसको बोलते हैं टू डायमेंशन फिगर। चलिए, इतना पॉइंट क्लियर होगा। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है भाई कि हमने एक रे तो देख लिया था, या दो रे भी निकलती है, तीन रे निकलती है? कहें सर, दो तीन की बात मत करिए, इनफाइनाइट से रे निकलती हैं। अगर आपने कोई टार्च जलाया, आपके पास एक टार्च है, ध्यान से देखिए, यह हमने एक टार्च बना दिया। अगर आपने टार्च जलाया तो कुछ ऐसे रे निकलती है, कुछ ऐसे रे निकलती है, ध्यान से देखिए। अब इस तरह से भी कुछ रे निकलती है। आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन कहां से निकल रही? कहेंगे एक ही पॉइंट से निकल रही है। आप देखेंगे कि एक ही पॉइंट से निकल रही है, अंदर से जहां बल्ब जलेगा वहीं से निकलेगी। वह तो इनिशियल पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब ये बताइए कि यह कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। अगर दो लाइनें, दो रे के बीच का जो डिस्टेंस है, जो झुकाव है, उसी को मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल। आप ध्यान से देख लीजिए, आपने टार्च में
ये क्या बन गया दोस्त, ये बन गया एंगल। तो यह आपका हो गया एंगल। अब ध्यान से देखिए, दो किरण एक ही पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल। एंगल डिनोट किससे करते हैं, डिनोट किससे करेंगे, यह साइन होता है इसका एंगल का, किसी एंगल को डिनोट करने का साइन है। पॉइंट क्लियर है। चलिए अगर मैं इसी को यहां पर बना दूं तो आप ये देख ही रहे हैं, ध्यान से देखिए, बन गया आपका। अच्छा, एंगल में आप पॉइंट रख दीजिए यहां पर, इस तरह से यह ए कर दीजिए, ये बी कर दीजिए और सी कर दीजिए। तो एंगल ए बी सी इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जो बीच में होगा वही एंगल का वैल्यू बताएगा कि इसी एंगल की बात की जा रही है। अच्छा, कभी कभी आप एंगल बी ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये इससे भी समझते हैं कि एंगल बी की ही बात हो रही है। पॉइंट क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि यह जो रे है यह इनफाइनाइट तक जा रही है, आपने पढ़ा भी है। अब आता है कि कैसे कैसे डायरेक्शन में रे मूव करती है, हाउ इन डायरेक्शन मूविंग द रे, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो यह डायरेक्शन होता है कई प्रकार का। आइए कुछ प्रकार हैं इसके, देख लेते हैं क्या टाइप्स हैं। देखिए सबसे पहला एंगल जो फॉर्म्ड करता है वह करता है एक्यूट एंगल। व्हाट इज मीन्स ऑफ एक्यूट एंगल, आप कहेंगे ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता हो। तो आप कहेंगे कि भाई एक हमने बनाया पहला नंबर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इसका मतलब होता है न्यून कोण। क्या कहते हैं इसको, न्यून कोण। अच्छा, एक्यूट एंगल हमने इस तरह से बनाया, ए बी एंड सी। अब कहा हमने एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज्यादा होगा और यक्स, मान लीजिए यह यक्स है, और यह 90 डिग्री से कम होगा। क्या 0 डिग्री हो सकता है, कहें एकदम हो सकता है। अभी आप ये मत कहिए कि ये एक्यूट एंगल नहीं है, लेकिन उस एंगल का नाम चेंज हो जाता है, और जब नाम चेंज होता है तो जाहिर सी बात है उसको अलग क्राइटेरिया दे देते हैं, अलग वैरायटी दे देते हैं, तो उसको उसमें शामिल नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि अगर 0 डिग्री से एबव हो, 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा हो, तो उस एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल। लेकिन अगर वही 90 डिग्री एंगल पहुंच जाए, यही एंगल 90 डिग्री पहुंच जाए, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे राइट एंगल। कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल। व्हाट इज मींस ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल ऐसी प्रॉपर्टी है दोस्त कि आप देखेंगे भर भर के क्वेश्चन आता है। राइट एंगल समकोण, एक बार थोड़ा सा अपने दाएं बाएं भी नजर मारिए जहां बैठे हुए हैं। अगर घर में अपने बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे दीवारें भी जो खड़ी हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, और अगर बाहर बागवानी में आनंद ले रहे हैं तो देखिए पेड़ भी अगर खड़ा हुआ है तो 90 एंगल में ही खड़ा हुआ है। और भी चीजों को आप देखेंगे जिसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वह कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का। कभी आप भी खड़े हो जाइए, झुक के खड़े होंगे, थोड़ी देर बाद गिर जाएंगे। आप जब स्ट्रेट खड़े होंगे तो अपने सतह पे, अपने नीचे सरफेस के पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और यही 90 डिग्री का एंगल स्टेबल एंगल कहलाता है दोस्त। अब ये आता है आपका 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री के एंगल में कुछ प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, ए बी सी। ए बी क्या है, ए बी इज परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब उस पर लंब है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे आप परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं लंब, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। पॉइंट क्लियर है दोस्त। चलिए, अगर पॉइंट क्लियर है तब तो आपको
चीजें समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाते हैं, 3 नंबर का लेते हैं। अब ये लाइन जो है, एक तो हमने क्या किया कि इसको फिर मूव कराना शुरू किया, 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री से और बढ़ा दिया, तो जब बढ़ाएंगे तो ये बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूस एंगल। कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री से एबव होगा। थोड़ा सा और अगर बढ़ा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। यहां ध्यान से देखिए, ए ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। यहाँ ए मान लीजिए, ए बी मान लीजिए और सी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे 90 से एबव होगा दोस्त, 90 से एबव होगा। लेकिन कितने से कम होगा? कहेंगे 180 से कम होगा। अच्छा, 180 से कम यानी कि 180 पर भी जो एंगल बनेगा उसका भी अलग नाम होगा। एग्जैक्ट, आपने सही कहा, उसका भी एक नाम होगा। तो 4 देखिए, एकदम स्ट्रेट लाइन कर दीजिए इस तरह से। आप कहेंगे अरे ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई दोस्त। आपने देखा कि यह जो लाइन थी यह मूव करते हुए आगे की तरफ इस तरह से कुछ हो गई। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा। ऐसी लाइन जो एकदम सीधी हो, स्ट्रेट लाइन हो। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, जो आपने टार्च बनाया है, टार्च में देखिए क्या यह स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड कर रही है? कहें हाँ सर, ये तो स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म्ड कर रही है। तो आप कहेंगे कि यह स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एकदम सीधी रेखा। यहां कितने का एंगल बनाएगी? कहेंगे यह एक्स होगा आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा इसको मूव कराइए, इसको मूव कराइए, इस लाइन को मूव कराइए। इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन को हमको मूव कराना है दोस्त, रिवॉल्विंग लाइन मूव कराना है। थोड़ा सा और मूव कराएंगे तो 5वां आपको पता चल जाएगा। ये होगा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स लाइन। कौन सी लाइन होगी दोस्त? ये होगी रिफ्लेक्स लाइन, इसकी रिफ्लेक्स लाइन। अच्छा, कितने एक्स की वैल्यू यहां पर क्या होगी? कहेंगे 180 से मैक्सिमम होगी, 180 से मैक्सिमम होगी और 360 से बिलो हो जाएगी, 360 से कम होगी। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कभी कभी आपने देखा होगा, जब इसको किसी मिरर पर फोकस करेंगे इस तरह से, तो वह रिफ्लेक्ट होगी। अगर इसका एंगल जिस डायरेक्शन में है वह उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। जब हम साइंस में मिरर पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। इन सभी के रिफ्लेक्शंस को समझेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मैथ है तो आ गया, हमने चर्चा कर लिया। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एकदम बहुत जबरदस्त ये एंगल है, इसको समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे आपका पार्टनर होगा, आपका दोस्त होगा, आपका फ्रेंड होगा, वो आपका एक कॉम्प्लीमेंट है। अब पूछेगा अरे यार काहे बड़ा उदास हो गया है, बोलेगा यार आज तो मास्टर जी ने स्कूल से निकाल दिया, कल तो मैं आया नहीं था, चला गया था पिक्चर देखने। कहेंगे अच्छा ठीक है, रुक रुक जुगाड़ करता हूं मैं कुछ। अभी गार्जियन को बुलाने के लिए बताया है टीचर ने, कहा हाँ। तो वो बेचारा जो जो आपका फ्रेंड होगा वह जुगाड़ करेगा किसका? एक किसी आदमी का, कि आपको बचा सके, और आपको बचाने के लिए किसी व्यक्ति को आपका गार्जियन बना देगा। वो बोलेगा आपका पार्टनर, वही आपका दोस्त, वही आपका मित्र, वही आपका कंप्लीमेंट होगा। क्या आप उसके दोस्त हैं? आप कहेंगे हाँ सर, मैं भी उसका दोस्त हूं, वह भी मेरा दोस्त है। तो आप ये बताइए, θ1 और θ2 बोथ आर कंप्लीमेंट एंगल। अच्छा, कंप्लीमेंट एंगल में कितने इनका सम कितना होगा? तो आप कहेंगे θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अगर दोस्त बढ़िया हो तो क्या आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी? एकदम एग्जैक्ट बनी रहेगी। तो आप ये बताइए कि यहां पर
स्टेबिलिटी बनेगी? कहेंगे हाँ सर, ये तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल थीटा 1 और थीटा 2। दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम ऑलवेज 90 डिग्री होता है। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए आपके सामने प्रूव्ड है। दो कंप्लीमेंट्री एंगल का सम ऑलवेज 90 डिग्री होता है। चलिए कंप्लीमेंट्री ये चीज समझ लिया। इसको बोलते हैं पूरक कोण, यहां पर मिस्टेक है, इसको बोलेंगे पूरक कोण और इसको बोलेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कोई तीसरा भी दोस्त अगर आ गया, कोई ऐसा दोस्त है भाई, किसी का अमीर दोस्त है, किसी का गरीब है, तो उसमें कोई नरम गरम रहेगा, लेकिन दोस्ताना अमीरी गरीबी नहीं होती। दोस्ताना होती है इक्वल बैलेंस ऑफ माइंड का। अगर तुम्हारे थॉट्स उससे मिल रहे हैं ना, तो दोस्ती हो जाएगी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जो समपूरक कोण कहलाते हैं, जिनका सम, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यहां का अगर मैं कहूं थीटा 1 एंड थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल बन गए? ये आपके संपूरक कोण बन गए, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल बन गए। कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आई? चलिए अब आता है कि उसके बाद तीसरा पॉइंट लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल। अच्छा अब ध्यान से देखना, इसी सप्लीमेंट्री एंगल को थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके बना देता हूं इस तरह। चलिए कुछ इस प्रकार से दो लाइनें हमने ड्रा किया, इस तरह से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। आप ये बताइए कि यह एंगल एंगल टी और एंगल एस क्या बराबर होंगे? कहेंगे हाँ सर, ये वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल है और ये ऑलवेज बराबर होंगे। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल इज इक्वल, इक्वल होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। अच्छा अब आता है कि अगर ये तो हमने समझ लिया, तो अगर मैं यहीं पर ये कहूं चौथे नंबर पे, जैसे आपने 9 नंबर में देखिए एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट का मतलब होता है जो आपके साथ में लगा हुआ संलग्न एंगल है। यानी कि एक एंगल हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, यह थीटा बना दिया, थीटा 1 और ये थीटा 2, ये थीटा 1 थीटा 2, क्या इसके साथ में यह एंगल लगा हुआ? कहें हाँ, थीटा थीटा 1 एडजेसेंट एंगल है थीटा 2 का, थीटा 2 का एडजेसेंट एंगल है थीटा 1। तो हम कहेंगे थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं, यानी कि संलग्न है, आसन्न कोण है, जिसको हिंदी में आसन्न बोलते हैं, कहीं कहीं आपको संलग्न मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? अब कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर एंगल। एक लीनियर, जैसे लीनियर बोलता है एक लाइन आप ड्रा कर दीजिए। लीनियर का मतलब लाइन से ही लीनियर बना है। अब इस पर ए एंगल बना दिया इन्होंने भाई, एंगल बना दिया। अब इसको कहा कि ये पेयर है, एक्स एंड वाई क्या है? यह पेयर है, ये जोड़े हैं। तो लीनियर जो जोड़ा होगा वो एक्स प्लस वाई 180 डिग्री। आप ध्यान से देखिए, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है? कहेंगे हाँ सर, अभी तो जस्ट आपने बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल के सम 180 डिग्री होता है और लीनियर पेयर का भी 180 डिग्री होता है। तो हम सीधे कहेंगे सर ये तो सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन कहीं कहीं लीनियर भी दे देता है, तो लीनियर आपको समझना जरूरी है, इसलिए इसको भी समझ लीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं। अगर आपके पास फिर नेक्स्ट एक लाइन ड्रा करें और इस प्रकार से एंगल फॉर्म करें, जैसे आपने चित्र में देख रहे हैं। अब इसका नाम दे दीजिए एक्स, वाई, जेड और इसको मान लीजिए कोई टी। आपने नाम दे दिया। एंगल ऑफ वन साइड, कोई आपने रेखा ड्रा किया, एक साइड में एंगल, जितने भी एंगल होंगे इनका सम जो होगा, सम 180 डिग्री होगा। क्या इनका सम 180 डिग्री होगा? आप कहेंगे हाँ सर। यहां टी प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। पॉइंट क्लियर है? चलिए आपका ये भी पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 12 नंबर क्या कहता है
कि अगर ये राउंड हम कैलकुलेट करते हैं तो कहेंगे भैया ये तो केवल नाम दे रहे हो यार, और मामला कुछ है वो नहीं। क्या किया आपने, एक पॉइंट ड्रा कर दिया, यहां से एक लाइन ड्रा कर दिया इस तरह से, और आप कहेंगे कि इधर के एंगल बताइए एक्स वाई और जेड, और इधर एंगल है टी एस आर, टी एस आर दे दिया। आप बताइए कि यह एंगल कितना बनेगा टोटल। आप कहेंगे सर ये तो मुझे नहीं बुझा रहे हैं, ये तो पॉइंट के अराउंडिंग एंगल है, और पॉइंट के अराउंडिंग एंगल तो 360 ही बनता है सर। तो आराम से आप कह सकते हैं कि इन सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल अराउंड वन पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। चलिए, अच्छा पॉइंट को कभी कभी आप कहेंगे कि कहीं कहीं सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि कोई कोई बोलेगा कि पॉइंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सर्कल है जिसमें रेडियस नहीं है। तो ऐसा अचंभा नहीं मानिएगा, क्योंकि भाई वो रेडियस है ही नहीं उसमें, इसीलिए तो डायमेंशनलेस है। तो कहीं बता दीजिएगा उसको कि भाई ये डायमेंशनलेस फिगर है और ये सर्कल के नुमा है लेकिन रेडियस नहीं है। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझते हैं, एक्सटीरियर एंगल समझते हैं, इंटीरियर एंगल पर समझते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। अब दो हमने पैरेलल लाइन ड्रा कर लिया, इसी में सारे एंगल्स ड्रा करके हम देख लेंगे। एक लाइन हमने ट्रांसवर्स लाइन ड्रा कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये हमने क्या किया, ट्रांसवर्स लाइन ड्रा किया। अब यहीं पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम देखेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है जो सेम प्लेस पे बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ सेम लोकेशन, एंगल ऑफ सेम लोकेशन। अच्छा ये क्या है, अगर मैं कहूं कि यह ए है और यह बी और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये पैरेलल है एक दूसरे को, यल और यम, यल एम, यल पैरेलल टू एम। बात क्लियर है, यल एम की पैरेलल है। तो आप ये बताइए कि यह कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। आप कहेंगे सर एंगल ऑफ सेम प्लेसेस, क्या यह सेम प्लेस पे है, कहेंगे हाँ। तो कैसे सर ये इक्वल होंगे, कहेंगे आइए दिखाता हूं मैं आपको। अब देखिए, इस यम को मूव कराइए, यम कहीं कुछ इस तरह से यहां पर मूव करेगी। देखिए यम को यहां पर ले आए, इसी प्रकार यह एंगल बी यहां पर फॉर्म्ड हो गया। अब यम को फिर उठा के यहां पर रख देंगे तो बी एंगल यहां पर फॉर्म्ड हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ, जो बी एंगल यहां फॉर्म्ड हो रहा था वही बी एंगल यहां फॉर्म्ड होगा। तो आप ये कहेंगे ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं, तो ये होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, एंगल ऑफ सेम लोकेशन, सेम प्लेस, सेम लोकेशन सेम प्लेस पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पॉइंट क्लियर है। चलिए, अगर पॉइंट क्लियर है तो मामला एकदम साफ क्लियर है। अब आता है एक्सटीरियर एंगल, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, गौर फरमा लेते हैं। यहां से देखिए, एक्सटीरियर एंगल का मतलब वह एंगल जो बाहर की साइड में बने, आउटर साइड में बने। अब आउटर साइड में कौन सा बनाया, यह बनाया एक्स, यह बनाया वाई, और ये बनाया ए, ये बनाया बी। क्या ये सभी एंगल एक्सटीरियर एंगल हैं, आप कहेंगे हाँ यह एक्सटीरियर एंगल हैं, इनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा इंटीरियर एंगल भी होगा, कहेंगे एग्जैक्ट होगा। आप देखिए यहां पर यह इंटीरियर है एंगल है, ध्यान से देखिए, क्या यह इंटीरियर एंगल नहीं है। आप कहेंगे दो पैरेलल लाइन को हमने ड्रा किया, इसके अंदर की तरफ जो भी एंगल बनेगा वह इंटीरियर एंगल बनेगा। चलिए ठीक, अगर यह चीजें आपने समझ लिया तो बस आपका काम एकदम हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी और यहीं पर ध्यान से समझ लीजिए तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे
जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस केवल इस पॉइंट को समझिए। दो एक्सटीरियर एंगल को आप सेलेक्ट करिए, एक ही साइड में हो, एक ही साइड के दो एक्सटीरियर एंगल, और इनका सम जब करिएगा तो B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एकदम प्योर प्रॉपर्टी है दोस्त। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस लाइन को यम को, मान लीजिए यह यल है और यह यम है, यम को आगे की तरफ ले आता हूं तो ध्यान से देखिए यम यहां आ गया तो सी यहां बनेगा दोस्त। आप कहेंगे हाँ सर। अगर यम इसके ऊपर लाई करने लगा तो अगर यम इसके ऊपर लाई करने लगा तो सी कहां बनेगा, सी यहां बनेगा। तो आप ये बताइए यह स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं। आप कहेंगे हाँ गुरुजी एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यह फॉर्म्ड क्या हुआ, B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ ना। यही सेम एग्जैक्ट थ्योरम यहां प्रूव्ड होती है इंटीरियर एंगल में। अगर दो इंटीरियर एंगल को ले लीजिए, P प्लस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहेंगे हाँ सर यह भी होगा। दोस्त होगा क्यों नहीं, थ्योरम है, प्रूव्ड कर रहे हैं तो होगा ही, जो वास्तविकता है आपके सामने है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यल मानिए, इसको यम, अगर मैं इस लाइन को उठा के इसके ऊपर लाई करवाता हूं तो यम आ जाएगा इसके ऊपर। पी कहां बनेगा, पी यहां बनेगा दोस्त, पी यहां बनेगा। अगर पी यहां बना तो आप ये बताइए इस लाइन पर कितने एंगल का कोण बनेगा। आप कहेंगे 180 डिग्री। पॉइंट क्लियर हुआ। आई होप कि पॉइंट आपका क्लियर होगा। चलो दोस्त थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, अल्टरनेट एंगल देख लेते हैं और दो एक एंगल जो भी है इसी में फिनिश कर लेंगे। दो पैरेलल लाइन ड्रा कर लो, कर लिया आपने। एक एंगल ये इस तरह ट्रांसवर्स लाइन ड्रा कर लो, ट्रांसवर्स लाइन आपकी हो गई। अब ये बताइए ट्रांसवर्स लाइन में कि अल्टरनेट एंगल कौन बनेगा। कहेंगे भाई विकल्पी एंगल होता है अल्टरनेट एंगल। मान लीजिए ये एक्स है तो इसका अल्टरनेट कौन सा बनेगा, ये बनेगा वाई। मान लीजिए यह वाई, सॉरी ये वाई ना लिख के कुछ और लिख दीजिए, इसको वाई मान लीजिए, यह वाई मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए, तो इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा। लेकिन क्या आप वाई का बता सकते हैं, कहेंगे हाँ गुरुजी वाई का ये बी हो जाएगा, वाई का अल्टरनेट एंगल बी होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल दोस्त, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, वे एंगल जिनका सम सेम होता है, सॉरी जिनका इक्विवेलेंट सेम होता है, जिनकी वैल्यू सेम होती है। अच्छा ऐसा कैसे होता है, अभी तक तो आपने बताया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, अल्टरनेट का भी सेम होता है। हाँ बाबू सेम होता है, आइए देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यल है और यम है, दो लाइनें हैं, यम को उठाता हूं और धीरे से यहां मूव कराता हूं, धीरे से यहां मूव कराता हूं, तो देखिए एक बार ऐसा समय आएगा कि यम यहां पर आ जाएगा, ए कहां पर पहुंच जाएगा, ए यहां पर पहुंच जाएगा। तो आप ये बताइए एक्स और ए अल्टरनेट अपोजिट साइड एंगल हुए कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर ये तो वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल है। अगर वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल है तो आपने कहा एक्स इज इक्वल टू ए होता है कि नहीं वर्टिकली अपोजिट साइड में, कहेंगे हाँ होगा। तो अल्टरनेट एंगल में भी यही थ्योरम प्रूव्ड होगा, कहेंगे हाँ एकदम सही, बढ़िया पता चल गया। आपने सीख लिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, आपने सीख लिया अल्टरनेट एंगल, आपने सीख लिया एडजेसेंट एंगल। अब सारे एंगलों को जब आपने सीख लिया तो एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ कर लेते हैं।